हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 23। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS कंडक्ट कराता है, तो आपके लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फाइनेंशियल अवेयरनेस के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा सीए रमन लूथरा क्लासेस की एप्लीकेशन को। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, फिर स्टोर सेक्शन में आपको दिखेगा एक फाइनेंशियल अवेयरनेस का कोर्स। वहां पर जाके आप इन सेशंस की PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एग्जामिनेशन के फॉर्मेट के MCQs को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, अच्छे लेवल के MCQs। पहली न्यूज से बात को स्टार्ट करते हैं। 1 दिसंबर को पहली न्यूज आई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रेस रिलीज करा कि हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करा, जिसके अंदर हम प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशन किसके रिस्पेक्ट में, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में। अब ये एग्रीमेंट साइन क्यों करा गया भाई? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसका मेजर काम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज की क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का। जब भी ट्रेड होता है ना, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पीछे खड़ा है, कह रहा हाँ जी ट्रेड हो गया, दो पार्टी एग्री कर गई, अब इस ट्रेड को पूरा कराने का काम मेरा। तो ये क्लियरिंग और सेटलमेंट का फंक्शन होता है। अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहता है मैं यूके में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, तो इसके रिस्पेक्ट में पहले एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करा। अब आगे जाके जो इसकी एप्लीकेशन है उसके रिस्पेक्ट में बैंक ऑफ इंग्लैंड आगे अपना क्या कहते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी मतलब असेसमेंट है वो करेगा। चलो जी पढ़ते क्या है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंसर्निंग कॉपरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो इंडिया के अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है। दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंफर्म्स द इंटरेस्ट ऑफ बोथ अथॉरिटीज, हमारे इंडिया का भी और बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी। इट विल ऑल्सो एनेबल द बैंक ऑफ इंग्लैंड टू असेस द एप्लीकेशन। अब CCIL ने एप्लीकेशन दे रखी है फॉर रिकॉग्निशन एज अ थर्ड कंट्री सेंट्रल काउंटर पार्टी। भाई ये कह रहा है कि हम आपके वहां पे जाके काम करेंगे क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का। बट जो यूके बेस्ड बैंक है वो कहते हैं पहले अगर आप क्या कहते हैं हमारे बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपनी एप्लीकेशन को साइन कराओ, तो वो एप्लीकेशन असेस करेगा बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिसके बाद यूके बेस्ड बैंक CCIL को क्लियरिंग और सेटलमेंट के फंक्शन के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। ओके जी। हमारे जो गवर्नर है जिन्होंने साइन करा उनका नाम है टी रविशंकर। हमारे यहाँ के गवर्नर का टी रविशंकर, और बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी कोई काउंटर पार्टी है जिन्होंने साइन करा इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को। अगर RBI इंस्टीट्यूशन की बात करें तो आप सबको पता है कि बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, मनी मार्केट सेक्टर का रेगुलेटर है, जिसके गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांत दास। अगर डेप्यूटी गवर्नर्स की बात करें तो 4 गवर्नर्स होते हैं डेप्यूटी। MD पात्रा जी है, राजेश्वर राव जी हैं, टी रविशंकर है और स्वामीनाथन जी है। ओके जी। चलो जी। अब CCIL के बारे में भी मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2001 के अंदर सेटअप हुआ था। ये गारंटी प्रोवाइड करता है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फंक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन इन मनी मार्केट, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है जी। अब इसके रिस्पेक्ट में इन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी बना रखे हैं। सिर्फ यही काम नहीं करती, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी ना तो अलग अलग काम के लिए इसको अपॉइंट करा गया। अगर बात करें CCIL की तो उसने एक अपनी सब्सिडरी को बनाया, क्लियर कॉप डीलिंग सिस्टम लिमिटेड, जिसका काम है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म को डेवलप करा, NDSOM, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो आपकी सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, उसका सेकेंडरी मार्केट को क्रिएट करा गया जहां पर ऑलरेडी इश्यूड सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग चल सकती है। ठीक है ना। ऐसे ही इन्होंने एक NDS कॉल प्लेटफॉर्म को चलाया, जिसके अंदर कॉल मनी मार्केट, आपका क्या कहते हैं नोटिस मार्केट, टर्म मनी मार्केट, इन सब की ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करा जाता है। ठीक है जी। अगर CCIL की बात करें तो ये एक ट्रेड रिपोजिटरी का भी काम करती है, ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन इन फॉरेक्स, इंटरेस्ट, क्रेडिट डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन, बड़े सारे काम करती है। ऐसी एक दो और काम आपको बताता हूँ। एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI नंबर इश्यू होता है, इसको मतलब बनाने का काम भी आपका CCIL का है। जो भी आपकी बड़ी एंटिटीज हैं, कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन होते हैं जिसके रिस्पेक्ट में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर एक नंबर का होना जरूरी है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैंकिंग के रिस्पेक्ट में बात करूं, जिसका भी लोन का एक्सपोजर हो जाता है 5 करोड़ से ऊपर, तो उसको बोलते हैं जी आप अपना एक LEI नंबर इशू करवा लो। तो वो कौन करती है? CCIL। ठीक है जी। साथ ही साथ आपका आता है
एक आपको पता होगा फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड, जो अलग अलग रेट्स को इशू करती है। एक जो बेंचमार्क रेट होता है ना, जिसको यूज करके क्या कहते हैं लोन्स बांटे जा सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में सीसीआईएल एक कैलकुलेशन एजेंट का भी काम करती है। अलग अलग फंक्शन है, आप सीसीआईएल की वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे जी क्या क्या काम कर रही है हमारी सीसीआईएल। ओके जी, नेक्स्ट न्यूज आती है आपकी 11th ऑफ दिसंबर की, जिस समय आपका क्या कहते हैं एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स रिटेल पेमेंट के रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का टेस्ट फेज कंप्लीशन के बारे में बताया गया। अब ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है, ये ऑन टैप एप्लीकेशन क्या है, रिटेल पेमेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जी हमारा फिनटेक राइज पे है, ठीक है ना, फाइनेंशियल जो टेक हमारा डिवीजन है हमारे इंडिया के अंदर, फिनटेक बहुत राइज कर रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में अलग अलग टेक्नोलॉजीज को मतलब अप्रिशिएट करने के लिए, फिर अलग अलग टेक्नोलॉजीज को यूज में लाने के लिए हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला देखो बड़े रेगुलेटरी के कंसर्न है, हमारे लॉज बड़े स्ट्रिक्ट है, तो फिनटेक को अगर बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं इनको एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा कि ये रेगुलेशंस के बारे में ध्यान ना रखते हुए, मतलब रेगुलेशंस की बोझ के तले ये अपनी इनोवेशन को ना दबा दे। तो क्या बोला, हम आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जहां पे आप अपनी एप्लीकेशन को बिना रेगुलेशंस के बारे में सोचते हुए टेस्ट कर सके, अप्लाई कर सके, मतलब बना सके। अगर हमें ठीक लगेगा तो हम इसको ओके कर देंगे। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर 5 कोहर्ट्स लाए गए, जिसके अंदर बोला हम 5 क्या कहते हैं मोटे मोटे सेगमेंट्स लेकर आ रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हर एक अपना जो एप्लीकेशन वगैरह बना रहा है उसको टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। अगर बात करें जो 5 आपके मेजर कोहर्ट्स आए, वो था रिटेल पेमेंट्स के ऊपर। अब रिटेल पेमेंट जैसे आपके दिमाग में आता है, आपके दिमाग में यूपीआई वगैरह आना चाहिए, तो वो उसी के रिलेटेड अभी रिटेल पेमेंट के अंदर क्या क्या आपको नई नई क्या कहते हैं एप्लीकेशन लेकर आनी है। फिर सेकंड कोहर्ट आया। अच्छा कोहर्ट क्या होता है, जो मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के कैरेक्टरिस्टिक का काम चल रहा है। तो फर्स्ट कोहर्ट का मतलब है कि रिटेल पेमेंट के रिस्पेक्ट में जो भी एप्लीकेशन को डेवलप कर रहा है, आ जाओ जी, आप आ जाओ, आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे आके टेस्ट करो। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ठीक लगेगा तो वो आपको ओके कर देगी, और आपको ओके करने के बाद अलग अलग रेगुलेटेड एंटिटीज, फॉर एग्जांपल जो बैंक्स होते हैं, वो आपकी टेक्नोलॉजी को यूज करके सर्विसेज दे पाएंगे लोगों को, ठीक है ना। चलो जी, तो फर्स्ट कोहॉर्ट था रिटेल रिटेल पेमेंट्स के ऊपर। फिर सेकंड कोहॉर्ट आया क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो होगी। फिर थर्ड कोहॉर्ट आया एमएसएमई लेंडिंग, इनका नाम ही एक्सप्लेनेटरी ना, एक्सप्लेन तो नहीं करना। फोर्थ कोहॉर्ट आया प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। अब फिफ्थ कोहॉर्ट है न्यूट्रल के ऊपर। ये न्यूट्रल के बारे में बता देते हैं क्योंकि न्यूट्रल से समझ में नहीं आ रहा क्या न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल आया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस के रिस्पेक्ट में। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रेगुलेट करना है, तो रेगुलेशन के अंदर भी अगर आपको बैंक्स जो अलग अलग एप्लीकेशन है अगर वो हेल्प कर सके रेगुलेशन में, तो उसके रिस्पेक्ट में इस कोहॉर्ट को लाया गया कि आरबीआई के रेगुलेटरी फंक्शन को थोड़ा सा ईज ऑफ कर सके, अच्छे से रेगुलेट कर सके। ओके जी, चलो जी। अब इस सैंडबॉक्स के अंदर क्या बोला, हमारा रिटेल पेमेंट का जो वो कोहॉर्ट वगैरह था उसके अंदर क्या था, अब जब भी कोई कोहॉर्ट अनाउंस होता है ना, उसके अंदर बोलता है आप एप्लीकेशन सारी की सारी लेकर आओ, टेस्ट डिजाइन करो, आप टेस्टिंग वगैरह करो, फिर इवेल्युएट करा जाएगा। तो ये पहले हो चुका है सब कुछ। अब जब एक कोहॉर्ट बंद हो जाता है कि हाँ जी अब हो गया सब कुछ, उसके बाद उसको ओपन कर दिया जाता है कि अगर आपको कोई लेकर आनी नई इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी, तो आप आके टेस्ट कर सकते हैं सबके लिए। अब ये ओपन है, एक बार एक राउंड खत्म हो चुका है, अब आप ऑन टैप एप्लीकेशन के थ्रू वापस से अपना इस रिस्पेक्ट में, रिटेल पेमेंट के रिस्पेक्ट में कोई एप्लीकेशन की टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में हमारे रिटेल पेमेंट हो चुका है, पहले फर्स्ट कोहॉर्ट तक आपका हो चुका है। बट एचडीएफसी बैंक आया जी, हम रिटेल पेमेंट के अंदर एक इनोवेशन लेकर आएंगे जिसमें हम ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स में हेल्प करेंगे। अब एचडीएफसी बैंक ने इन पार्टनरशिप विद ये क्रंच फिश करके है, कोई बाहर की कंपनी होगी, इनके साथ मिलके एक ऑफलाइन रिटेल पेमेंट का एक एप्लीकेशन बनाया जो भी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया। अब इसके अंदर क्या करा जाएगा, नाम से समझ में आ रहा है भाई, जो भी क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन होगी उसको ऑफलाइन मोड में करा जाएगा। कहां पे हेल्प करेगा ये, जहां पे लो नेटवर्क्स है, डिजिटल पेमेंट को बूस्ट करेगा जहां पे भी लो नेटवर्क्स है, ठीक है जी, लो या फिर नो नेटवर्क्स है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द अफोर्सेड एंटिटी, अब ये जब टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट होगी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा ना कि हाँ भाई ओके है कि नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ द अफोर्सेड एंटिटी has now exited the regulatory sandbox, हो चुका है सारा, and may be considered for adoption by regulated entities subject to compliance with applicable regulatory requirement। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर दिया ओके, जो ये ऊपर टेक्नोलॉजी आई हमने चेक कर लिए, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को इसने एग्जिट कर लिया और हमें लगता है इसको अडॉप्ट करा जा सकता है। रेगुलेटेड एंटिटीज अलग अलग बैंक को बोला आप इसको अप्लाई करो। आपके हिसाब से कौन अप्लाई करेगा पहले, एचडीएफसी, क्योंकि उसने तो बनाया ना, एचडीएफसी बैंक ने तो बनाया। चलो जी, अच्छा,
रेगुलेटरी सैंडबॉक्स तो मैं आपको एक बार प्रोसेस बता देता हूँ। इसकी प्रीलिमिनरी पहले स्क्रीनिंग होती है, अगर कोई कोहर्ट अनाउंस होता है, जी हाँ जी, सारी की सारी एप्लीकेशन जो एक टाइप का काम कर रही है, क्रॉस बॉर्डर वालों जो आप पेमेंट करवा रहे हो ना, सारे के सारे आ जाओ अपनी एप्लीकेशन लेके। पहले स्क्रीनिंग करी जाएगी, हाँ जी आपका ठीक है कि नहीं है। फिर एक टेस्ट डिजाइन का होता है कि आपका जो डिजाइन बना है एप्लीकेशन का, उसको टेस्ट करा जाएगा। एप्लीकेशन का असेसमेंट होता है, फिर एक्चुअल में उसको टेस्टिंग के लिए उतारा जाता है मार्केट के अंदर, एक पायलट रन करा जाता है, और फिर बाद में उसका इवैल्यूएशन करा जाता है, इसको एक्सेप्ट करा गया कि नहीं करा गया। कोई कोई टेक्नोलॉजी खराब भी हो सकती है ना, कोई कोई टेक्नोलॉजी डेंजरस भी हो सकती है, तो वो सारी की सारी बातों को ध्यान में रखते हैं। चलो जी, हो गया। थर्ड न्यूज आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक की लिस्ट को। अब डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट क्या है ये? अब मैं अगर सिस्टम के हिसाब से बोलूं तो सिस्टम कौन सा सिस्टम? तो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम। हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या कहते हैं, सेविंग्स को लेंडिंग को मतलब काम करते हैं ना, सेविंग्स लेते हैं फिर लेंडिंग का काम करते हैं, और सारी की सारी फाइनेंशियल अगर सर्विसेज की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं बैंक से लिंक्ड है। अब हमारे सिस्टम के अंदर कुछ बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब उन बैंक्स को बोला जाता है कि आप हमारे सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गलती से आप फेल हो गए तो हमारा क्या कहते हैं, पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोल दे कि जी हमारा कोई काम वाम नहीं चल रहा, हम बंद करके बिजनेस बंद करके जा रहे हैं, हमारे से काम नहीं हो रहा, हमें को ठंड बहुत लग रही है, तो ऐसा क्या वो कर सकते हैं? तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है नहीं, आप हमारे सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है, आप अपना काम बंद नहीं कर सकते, हम आपके ऊपर ज्यादा रेगुलेशन लगाएंगे। तो ऐसे ही तीन बैंक्स को आइडेंटिफाई करके बोला गया आप बहुत बड़े बैंक है, हमारे सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। अब इनके ऊपर रेगुलेशन कैसे अलग लगाई गई? हमारे बैंक्स को सेफ रखने के लिए बोला जाता है कि आपको अपनी कैपिटल को मेंटेन करना है। कैपिटल मतलब आप देखो लेंडिंग का काम कर रहे हैं, आपका नुकसान हो सकता है, लोग पैसे देने से मना कर देंगे, आपने लोन बांटे, लोग मना कर रहे हैं, पैसे नहीं देंगे, तो आपकी एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा आ सकता है। तो अलग अलग बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है आप कैपिटल मेंटेन करके चलेंगे, अगर आपको लॉस हो भी जाता है तो ये कैपिटल एब्जॉर्ब कर लेगी। अब जो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है जिनको आइडेंटिफाई करा कि हाँ जी आप सिस्टम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको क्या बोला, देखो हमने सब बैंक को बोल रखा है कि कैपिटल मेंटेन करें, बट आपके लिए थोड़ी सी ज्यादा कैपिटल मेंटेन करने के लिए बोलेंगे। लॉजिक समझ में आता है? देखते हैं जी क्या लिखा हुआ है। फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एचडीएफसी बैंक। अच्छा, नीचे आपके सामने लिखा हुआ है कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल होती क्या है, तो मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में बताता हूं। तो कैपिटल का डिवीजन कर दिया गया, कैपिटल के अंदर कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल, मोस्ट सेफ कैपिटल, जिसके मतलब अच्छी कैपिटल, ऐसे ही थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ी सी कम सेफ कैपिटल होती है टीयर वन कैपिटल, फिर थोड़ी सी और कम सेफ कैपिटल होती है टीयर टू की कैपिटल। अब सेफ कैपिटल की बात करें, अगर शेयर कैपिटल है आपकी, जो ओनर्स का पैसा है, रिजर्व एंड सरप्लस है, तो वो एकदम सेफ कैपिटल है कि हाँ ये अवेलेबल रहेगी लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए। वही अगर बात करी जाए थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की कैपिटल्स की, अगर प्रेफरेंस आपके क्या कहते हैं सबऑर्डिनेट डेट वगैरह होगी, कुछ और डेट होगी जिसकी लिस्ट आपको अगर आपको चाहिए तो आपको बेसल नॉर्म्स लेक्चर को देखना पड़ेगा। अब मैं हर एक मतलब उसको एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो कॉमन इक्विटी टीयर वन के अगर आपको एक्सप्लेनेशन, टीयर वन कैपिटल की एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मेरे एप्लीकेशन पे जाके बेसल नॉर्म का लेक्चर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसल नॉर्म से आपको समझ में आ जाएगा, मोटा मोटी बात है, कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल सबसे बढ़िया कैपिटल है। तो इसके रिस्पेक्ट में बोला कि जो हमारे सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है उनको ज्यादा कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उनको ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस ब्रैकेट में थी कि इनको देखो एडिशनल लिखा हुआ है, एडिशनल कॉमन इक्विटी टीयर वन रिक्वायरमेंट, मतलब जो सब बैंक के लिए बोला वो तो है ही है, आपके लिए एडिशनल है। एडिशनल में अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो अभी 0.6 पे थी ये, जिसको अब बढ़ा के लेके चले गए 0.8% पे। अब इसको 0.2% एक्स्ट्रा कॉमन इक्विटी टीयर वन की कैपिटल चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 0.2% आपको सुनने में छोटा लग रहा है, बट ये काफी बड़ा अमाउंट हो जाएगा परसेंटेज, ये तो परसेंटेज दे रखे ना, मनी के रिस्पेक्ट में काफी बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो इनको 1 अप्रैल 2025 तक इस एडिशनल कैपिटल को अपने पास लेकर आना है। चलो जी, एचडीएफसी बैंक की बात करें तो पहले ये था 0.2 के ब्रैकेट में, जिसको बढ़ा के अब 0.4 के ब्रैकेट में लेके चला गया।
0.4 एडिशनल कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। आईसीआईसी बैंक को उसी ब्रैकेट में रखा गया, ये पहले भी 0.2% पे थी, अभी भी 0.2% पे है। ओके जी। इनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक को 1 अप्रैल 2025 तक इनको इस कैपिटल को बढ़ा के लेके जाना है। ओके जी। अगर बेसल 3 कैपिटल के बारे में बात करें, बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशंस के बारे में, तो आपका ये आपको टोटल क्या कहते हैं, कैपिटल मेंटेन करने का एक क्या कहते हैं चार्ट है कि आपको मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल कितनी रखनी है, 5.5%। वहीं अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो 5.5% प्लस 0.08% हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 तक। ठीक है ना, तो इसकी कितनी होगी, 6.3% होगी ना। ओके जी। अच्छा जी, ये होगी आपकी कॉमन इक्विटी टीयर 1। साथ में एक अलग अलग टाइप की कैपिटल्स भी हैं। ये एडिशनल टीयर 1 कैपिटल होगी 1.5%, टीयर 2 की कैपिटल होगी 2%, टोटल 9% निकल कर आता है। साथ ही साथ एक एडिशनल रिक्वायरमेंट हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डाल रखा है, जो कि है कैपिटल कंजर्वेशन बफर। अब इसको बोल रखा है, ये भी कॉमन इक्विटी का ही पार्ट है, जिसमें बोल रखा है जब बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे तो एक एक्स्ट्रा कैपिटल को सेट असाइड करेंगे, जिसको यूज करा जाएगा स्ट्रेस की पीरियड के टाइम में। इसको बनाने का मतलब ही यही है कि जब बैंक स्ट्रेस में होगा तो इस कैपिटल को यूज कर सकता है। मोटा मोटी बात, किसी भी हालत में आपकी कैपिटल ब्रीच नहीं करनी चाहिए 5.5% का मार्क। कभी आपकी कैपिटल रिड्यूस होती है, आपके लॉसेस होते हैं, आपको कैपिटल से यूज करना पड़ता है उस लॉस को सेट असाइड करने के लिए, सेट ऑफ करने के लिए, तो आप इस 2.5% को यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके इस 5.5% के मार्क को ब्रीच करने का जो क्या कहते हैं केस होगा वो काफी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले से एक कंजर्वेशन बफर बना रखा है। लॉजिक समझ में आता है ना। हाँ सर, हम आपका जाके क्या कहते हैं बेसल नॉर्म्स का लेक्चर देख लेंगे, फिर हमें समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ओके, चलो फोर्थ पॉइंट आता है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट का एक क्या कहते हैं जो मेथोडोलॉजी है, रिव्यू क्या कहते हैं कि कैसे एक बैंक को सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बोला जाएगा, उसकी एक मेथोडोलॉजी है। अब आप और मैं डिस्कस करेंगे सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट वाली बात आई कहां से। तो जी अगर बात करें हमारा एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है जो G20 कंट्री का पार्ट है। तो इन्होंने बोला देखो हमारे पूरे वर्ल्ड का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वहां पर बड़े सारे क्या कहते हैं फ्रॉड वगैरह आते रहते हैं। अब फ्रॉड वगैरह आते हैं तो हमारा एक कंट्री को बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो इसके रिस्पेक्ट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने बोला आपका क्या कहते हैं बेसल कमेटी को कि यार कुछ ना कुछ आप ऐसा करो कि आप आइडेंटिफाई करो कि हमारे ग्लोबली क्या सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स कौन से हैं। तो इन्होंने फ्रेमवर्क लेकर आया आपका नवंबर 2011 के अंदर जो ग्लोबल सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं जो पूरे वर्ल्ड के लेवल पे काम कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ बोला अक्टूबर 12 के अंदर कि देखो ग्लोबली तो हमने बता दिया, बट हम साथ में बता रहे हैं आपको डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स भी होते हैं एक नेशन के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल इंडिया के रिस्पेक्ट में इंडिया के बैंक जो डोमेस्टिकली काम कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके रिस्पेक्ट में बोला जो नेशनल अथॉरिटी है ना हमारे यहाँ की एक नेशन की जो अथॉरिटी है वो बेटर तरीके से असेस कर सकती है कि उसके सिस्टम के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है। हम एक मेथोडोलॉजी तो दे रहे हैं आपको मोटा मोटी, बट आप खुद उसको क्या कहते हैं डेवलप करें, आप खुद आइडेंटिफाई करें कि आपके लिए कौन से बैंक्स इंपॉर्टेंट है सिस्टमिकली। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आए, हम थोड़ा सा समझेंगे, हमारे लिए बस ऊपर ऊपर से नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है। तो असेसमेंट मेथोडोलॉजी में जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक के अंदर हमारे 4 इंडिकेटर है। एक साइज, कितना बड़ा बैंक है, इंटरकनेक्टेडनेस, अलग अलग बैंक से कितना हमारे अलग अलग हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितना कनेक्टेड है। फिर इसको सब्स्टिट्यूट करा जा सकता नहीं करा जा सकता कि भाई इतना बड़ा बैंक है जिसको सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकते। फिर कितनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस वगैरह ये कर रहा है। अब इन इंडिकेटर्स के अंदर सब इंडिकेटर्स भी आते हैं जिसके अलग अलग वेटेज है। अब साइज की बात करें उसका समझ में आता है जी सबसे ज्यादा वेट उससे का होना चाहिए, 40% वेट साइज को दिया गया। टोटल एक्सपोजर जो उसने पैसा लोन पे दे रखा है। अब इंटरकनेक्टेडनेस के अंदर सब इंडिकेटर्स हैं कि इंट्रा फाइनेंशियल सिस्टम एसेट्स कितने, इंट्रा फाइनेंशियल सिस्टम लायबिलिटी कितनी है, सिक्योरिटीज आउटस्टैंडिंग कितने हैं। ऐसी सब्स्टिट्यूबिलिटी की बात करी जाए कि इसको सब्स्टिट्यूट करा जा सकता नहीं कर सकता, तो इसमें डिजिटल पेमेंट कितनी कर रहे हैं, असेट अंडर कस्टडी क्या है। अब इसमें जो चेंजेस आए हैं आपको बस ये समझना है जो सब्स्टिट्यूबिलिटी जो सब्स्टिट्यूट कर सकते नहीं कर सकते इंडिकेटर के अंदर जो पेमेंट का सब इंडिकेटर है कि कितने पेमेंट्स वगैरह कर रहा है उसके अंदर एक चेंज आया जिसका आपका क्या कहते हैं वेट था 6.67%। इसके अंदर बोला हम दो कैटेगरी बना रहे हैं। टोटल वैल्यू ऑफ डिजिटल पेमेंट को दिया गया 75% का वेट।
इस 6.67% के वेट को डिवाइड करा गया कि 75% का वेट है वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन का और 25% वेट है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन का। पैसे, कितना पैसे का ट्रांजेक्शन हो रहा है और कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को 25% का वेट दिया गया और पैसे को 75% का वेट करा गया। ओके जी, चलो जी, ये बात भी समझ में आती है। ओके जी, ओके जी। अगर ये सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक को जो असेस करना है, इसके रिस्पेक्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है आप हमें इंफॉर्मेशन देंगे, हम आपको असेस करेंगे अलग अलग बैंक्स को कि हमारे सिस्टम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो इसके जो टाइमलाइंस है, इनको 15 अगस्त तक हर साल में अपनी इंफॉर्मेशन को सबमिट करना होता है, जिसको फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असेस करता है और नवंबर के मंथ के अंदर ये क्या कहते हैं, लिस्ट बता देते हैं कि किस बैंक को सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट क्लासिफाई करा जा रहा है। ओके जी, चलो जी, नेक्स्ट न्यूज आती है आपकी प्रोसेसिंग ऑफ ई मैंडेट फॉर रिकरिंग ट्रांजेक्शन। अब ये ई मैंडेट्स क्या होते हैं? आपका आपने कोई मैंडेट दे दिया, हाँ जी मैंने ट्रांजेक्शन कर दिया और ये मैंडेट है, कोई भी ट्रांजेक्शन होगी ना तो इसको ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर दो। मेरी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है, हर महीने आती है, मैंडेट है जी जितना पैसा आता है ना ऑटोमेटिक मेरा काट देना, ठीक है। इस रिस्पेक्ट में बोला है कि हमारा एक एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है AFA। अब आप जब भी लॉगिन करते हैं अपने बैंक को, अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे तो उसके अंदर आपसे डेबिट कार्ड का एक ओटीपी तो आएगा ही आएगा, मतलब आपसे पिन वगैरह मांगेंगे, बट साथ ही साथ आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, सीक्रेट क्वेश्चन जो आपने सिलेक्ट करा होगा उसका आंसर भी मांगा जाएगा। तो उसी को बोला जाता है एक एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, कि कुछ गलत ना हो रहा हो, जो आपको एक्सेस कर रहा है आपकी बैंकिंग के सिस्टम को वो आप खुद ही हो, मतलब एक एडिशनल सिक्योरिटी का फीचर है। अब इस रिस्पेक्ट में बोला कि जो भी ई मैंडेट्स होते थे रेकरिंग ट्रांजेक्शन के, उसके रिस्पेक्ट में लिमिट है आपकी 15,000 की एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। मतलब 15,000 की अगर लिमिट है, 15,000 तक की ट्रांजेक्शन है, तो एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस लिमिट को बढ़ा के आप 1 लाख पे लेकर गया गया कुछ स्पेसिफिक क्या कहते हैं आपकी ट्रांजेक्शन के लिए। जो ट्रांजेक्शन है आपकी सब्सक्रिप्शन टू म्यूचुअल फंड, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम और क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट, पढ़ेंगे इसको। Reserve Bank of India on December 12th announced increase in the limit of relaxation in additional factor of authentication while processing e-mandates, standing instruction on cards, prepayment instruments, UPI for subsequent recurring transaction। पहली ट्रांजेक्शन नहीं, जो सब्सिक्वेंट आपकी बार बार ट्रांजेक्शन होगी, फर्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए आपको एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन करना ही पड़ेगा। उसके बाद जब मैंडेट लग जाएगा तो उसके बाद जो रिकरिंग ट्रांजेक्शन होगी उसके अंदर 1 लाख रुपए तक की लिमिट अगर आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसके लिए एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है जी। वो भी स्पेसिफिक 3 ट्रांजेक्शन के लिए, म्यूचुअल फंड्स को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हो रहा है या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो रहा है। ओके जी, कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन के रिस्पेक्ट में एक न्यूज आई। अब ये कार्ड, पहली बात तो टोकनाइजेशन क्या होता है? आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं अपने कार्ड को लेके, जी हाँ जी ये लो मेरा कार्ड, और क्या कहते हैं मैं परचेजिंग करने आया हूँ, अब उस बंदे के पास आपकी कार्ड की डिटेल चली जाती है। टोकनाइजेशन का मतलब है कि उस इंसान के पास आपकी कार्ड की डिटेल नहीं जाएगी, उसके पास एक टोकन जाएगा जो वो जनरेट कर दिया जाएगा। मतलब अगर जो मर्चेंट है जिसने आपका कार्ड को यूज करा, अगर उसके ऊपर कोई हैकिंग वगैरह हो जाती है, आपकी कार्ड की डिटेल्स किसी और कोई हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने अपने कार्ड की डिटेल दी नहीं, आपने टोकन दिया। अब ये टोकन जो प्रोवाइड करने का काम है वो करता है हमारा क्या कहते हैं कार्ड के जो नेटवर्क्स हैं, कार्ड के जो नेटवर्क है। अब मैं ऑनलाइन गया ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो मैंने क्या कहते हैं अपना जो भी ऑनलाइन का एक मर्चेंट है जिसके पास मैं कार्ड लेके गया, हाँ जी मेरे को ट्रांजेक्शन करनी है, तो उसके पास मैंने कार्ड की डिटेल्स डाली और वो टोकन रिक्वेस्टर बन जाता है। वो टोकन रिक्वेस्ट करता है मेरे कार्ड के नेटवर्क से और वो अपनी साइट पे टोकन को स्टोर कर लेता है, मेरे कार्ड की डिटेल्स को स्टोर ना करते हुए टोकन को स्टोर कर लेता है। और जब भी इनकी कम्युनिकेशन होती है बीच में, तो वो टोकन के थ्रू मेरी कार्ड की डिटेल को रिट्रीव कर लिया जाता है और ट्रांजेक्शन हो जाती है। ऐसे क्या बोला कि अब जो टोकन रिक्वेस्टेड मर्चेंट होता था, डायरेक्टली जो मैं हूं, मैं डायरेक्टली अपने बैंक को बोल सकता हूं कि तू इस मर्चेंट के लिए टोकन इशू कर दे। मैं अपने बैंक को बोल रहा हूं, मैं मर्चेंट टोकन रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मैंने सीधा बैंक को बोला ये देख ये वाली साइट पे जाके मैं परचेज करने वाला हूं, तो तू इस साइट के लिए क्या कर दे, एक टोकन को इशू कर दे। देखिए जी क्या लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन December 20 डिसाइडेड टू एनेबल कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन डायरेक्टली थ्रू कार्ड इशूइंग बैंक। मैं अपने बैंक को जाके बोल रहा हूँ, ऑल्सो विच वॉज अर्लियर प्रोवाइडेड बाय कार्ड नेटवर्क। पहले कार्ड नेटवर्क करते थे ना,
This will provide card holder with an additional choice to tokenize their card for multiple merchant sites through a single process. जो अलग अलग मर्चेंट है उन सब के लिए मैंने बोला हाँ जी, मैंने अपने बैंक को बोल रहा हूँ इन सब मर्चेंट्स के लिए तू टोकन इशू कर दे, ठीक है ना। पहले अगर मेरे को टोकन इशू कराना होता था, मैं क्या करता था, मैं इस मर्चेंट के पास जाता था, वो मर्चेंट रिक्वेस्ट करता था कार्ड पेमेंट नेटवर्क से कि हाँ जी ये वाला बंदा कार्ड लेके आया, आप टोकन इशू कर देंगे, तो तब टोकन इशू होता था। तो इसके अंदर बोला आप डायरेक्टली अपने बैंक को जाके टोकन इशू करवा सकते हैं। अगर टोकनाइजेशन की बात करें, विद टोकनाइजेशन द ओनली डाटा स्टोर्ड ऑन द मर्चेंट नेटवर्क इज द टोकन। अब मर्चेंट के पास सिर्फ टोकन है, मेरे कार्ड की डिटेल्स नहीं है, टोकन उसके पास। द सेंसिटिव कार्ड डेटा itself is stored on the server which is of much higher security. The token is basically a link of the data. वो एक टोकन है, वो लिंक प्रोवाइड करता है, टोकन से मेरी कार्ड की डिटेल्स को रिट्रीव कर लिया जाएगा। ओके जी, चलो जी। नेक्स्ट न्यूज आती है आपकी इन्वेस्टमेंट इन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। अब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की बात करी जाए तो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देखा जी कुछ झोल का काम चल रहा है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो क्या कहते हैं बैंक्स को रेगुलेट करती है, बैंक का काम है कि भाई लोन देने हैं। अब लोन देने के अंदर बैंक को लग रहा है कि यार ये वाली पार्टी तो लोन नहीं रीपे कर पाएगी, या फिर कुछ भी दिक्कत लग रही है कि यार ये वाली पार्टी स्ट्रेस में है, इसको हम बैंकिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से लोन नहीं दे सकते। तो बैंक कहीं ना कहीं कुछ बैंक कुछ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर पैसे को इन्वेस्ट कर रहे थे, और वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड उस इंस्टीट्यूशन में पैसे को डाल रहे थे जिसके अंदर ये डायरेक्टली पैसे को लेंड नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर एवरग्रीनिंग का काम चल रहा था। तो जहां पर हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि रेगुलेटेड एंटिटीज जो कि बैंक है वो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाएंगे जहां पर डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट होगी किस और डेटर के अंदर जहां पे पहले से लोन का आपका एक्सपोजर है। पढ़े इसके बारे में, regulated entity shall not make investment in any scheme of alternate investment fund which has downstream investment either directly or indirectly in a debtor company of regulated entity। ये डेटर कंपनी का क्या मतलब है कि जहां पर ऑलरेडी रेगुलेटेड एंटिटी का एक्सपोजर है। डेटर कंपनी की बात करें, द डेटर कंपनी ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी फॉर दिस पर्पज शैल मीन अ कंपनी टू विच रेगुलेटेड एंटिटी करंटली और हैज प्रीवियसली हैड अ लोन और इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। पहले पिछले 12 महीने के अंदर अंदर लोन था, अभी भी लोन चल रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है, तो उसके अंदर आप इनडायरेक्टली किसी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू पैसा नहीं डाल सकते। If an AI scheme in which a regulated entity is already an investor, regulated entity ने पैसा डाल दिया एक AIF स्कीम के अंदर और उसकी डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट है डेटर कंपनी के अंदर, तो बोला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 30 दिन के अंदर अंदर सारा का सारा पैसा वापस मंगवाओ। 30 दिन के अंदर अंदर सारा पैसा वापस मंगवाओ। अगर नहीं लेकर आते तो ऐसा करो, फिर आप पूरे के पूरे अमाउंट का प्रोविजन बना लेना। इन केस रेगुलेटेड एंटिटी इज नॉट एबल टू लिक्विडेट देयर इन्वेस्टमेंट विद इन द अबव प्रिस्क्राइब टाइम 30 डेज के अंदर अंदर, तो दे शैल मेक 100% प्रोविजन ऑन सच इन्वेस्टमेंट्स। लॉजिक समझ में आता है। चलो जी, अगली न्यूज आती है आपकी CIMS पोर्टल के रिस्पेक्ट में। ये सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। पहले जो इंफॉर्मेशन सबमिट होती थी कुछ ऑथराइज कैटेगरी डीलर वन जो बैंक्स होते थे जो फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग वगैरह करते हैं, तो वो XBRL फॉर्मेट में होती है, जिसको अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है जी हम एक नया सॉफ्टवेयर लेकर आ रहे हैं, एक नया क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पर सारी इंफॉर्मेशन डाली जाएंगी। तो धीरे धीरे करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएंगी। अभी की अगर बात करें तो 3-4 ट्रांजिशन के रिस्पेक्ट में बोले कि वो आपकी अब सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में जाएंगी जो पहले XBRL फॉर्मेट में जाती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया इंपोर्ट ऑफ गोल्ड बाय EOU है, SEZ है, नॉमिनेटेड एजेंसीज हैं, वो अब इंफॉर्मेशन CIMS में डालेंगे। ऐसे ही जो टोटल रेमिटेंस रिसीव्ड है हर एक क्वार्टर की उसको भी CIMS में डालेंगे। ऐसे ही जो ट्रेड क्रेडिट्स है इंपोर्ट के जहां पर गारंटीज को इशू करा जा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन को भी अब CIMS में डाला जाएगा। ठीक है जी, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, काफी है इतना। आपको बस इस पोर्टल की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, ये आ सकता है। ओके जी। अगर ऑथराइज डीलर की बात करें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और फुल फ्लेजेड मनी चेंजर की बात करें तो ऑथराइज AD कैटेगरी 1 जो बैंक होता है वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन फॉरेन एक्सचेंज की कर सकता है, चाहे वो करंट अकाउंट की हो, कैपिटल अकाउंट की हो। AD कैटेगरी 2 बैंक की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन कर सकता है, नॉन ट्रेड रिलेटेड ट्रांजेक्शन ये कर सकता है। ये फुल फ्लेजेड मनी चेंजर जो होते हैं जैसे थॉमस कुक हो गया,
जब आप ट्रैवल करने जाते हैं तो थॉमस कुक से जाके आप अपनी फॉरेन एक्सचेंज ले लेते हैं, तो वो FFMC होते हैं। बट AD कैटेगरी 2 बैंक से थोड़े से ऊपर लेवल के होते हैं, जो नॉन ट्रेड के रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन को एंटर कर सकते हैं। आपके जो प्रीपेड कार्ड्स वगैरह होते हैं ना, क्या कहते हैं ट्रैवल के कार्ड्स, वो AD कैटेगरी 2 बैंक इशू कर सकता है। AD कैटेगरी 3 का लाइसेंस मिलता है उन एंटिटीज को जो थोड़ी सी बड़ी एंटिटी होती है और उनका फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन उनके बिजनेस के इंसिडेंटल है, उनका बिजनेस इस हिसाब का है कि उनको फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है, तो उनको AD कैटेगरी 3 का लाइसेंस दे दिया जाता है। ओके जी, फुल फ्लेजेड मनी चेंजर हो गया आपका थॉमस कुक। ओके, नेक्स्ट यूज आती है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ MSME। अब MSME की बात करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला देखो, MSME की क्लासिफिकेशन का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, जिसको MSME एक्ट 2006 के द्वारा बताया जाता है कि क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है। अब इस रिस्पेक्ट में बोला कि जो क्लासिफिकेशन है एंटिटी का, माइक्रो स्मॉल मीडियम, उसको कैसे पता रखा जाएगा। पहली बात सर, पता क्यों रखना है आप ये बताओ। देखो, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट से रखे हैं, जिसके अंदर MSME सेक्टर को लेंडिंग करनी पड़ती है। अब MSME सेक्टर को लेंडिंग करनी है, अब उस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर स्पेसिफिक सब टारगेट्स हैं कि माइक्रो एंटरप्राइज को आपको, अच्छा फॉर एग्जांपल जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट्स हैं वो है 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट ANBC, ठीक है जी। अब उसके अंदर सब टारगेट्स की अगर बात करें तो माइक्रो एंटरप्राइज को 7.5% लेंडिंग करनी पड़ती है। अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ गई ना, क्लैरिटी चाहिए कि भाई कौन सी एंटिटी माइक्रो एंटरप्राइज है। अब माइक्रो एंटरप्राइज की क्लासिफिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या हर बारी डेफिनेशन देखने जाए कि भाई डेफिनेशन के हिसाब से ये है कि नहीं है, तो बोला नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल से आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा एक MSME को। उस सर्टिफिकेट में जो क्लासिफिकेशन दे रखी है एक एंटिटी की, उसको उसी एंटिटी के हिसाब से PSL के लिए टारगेट्स के रिस्पेक्ट में माना जाएगा। लॉजिक समझ में आता है? All the MSME enterprise are required to register online on उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल एंड ऑब्टेन उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। बैंक्स दौड़ दौड़ के बोलेंगे अपने MSME को जाके रजिस्ट्रेशन कराओ, अपना सर्टिफिकेट दो हमें, तब जाके हमारे लोन्स MSME में क्लासिफाई होंगे PSL के टारगेट्स के लिए, ठीक है ना। फॉर PSL पर्पस बैंक शैल बी गाइडेड बाय द क्लासिफिकेशन रिकॉर्डेड इन द उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो URC के सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन आपको बोल रखा होगा कि ये वाली एंटिटी माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, PSL का रिकॉर्ड बनाना है। ओके जी। अगर डेफिनेशन की बात करें तो माइक्रो एंटरप्राइज होता है जिसकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होती, टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होता, एंड है ये स्मॉल एंटरप्राइज होता है जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होता, साथ ही साथ उसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होता, एंड है बीच में। मीडियम एंटरप्राइज की बात करें तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ तक ज्यादा नहीं होता, साथ में इनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होता, ठीक है। लास्ट न्यूज आती है जी, बड़ा सेशन हो गया, लास्ट न्यूज आती है जिसमें विड्रॉल ऑफ 2000 डोमिनेशन नोट्स है, डिनोमिनेशन के जो भी नोट्स है, तो इसके रिस्पेक्ट में एक अपडेट है कि भाई 97.26% नोट्स वापस आ चुके हैं नवंबर 30 तक, ठीक है ना। नवंबर 30 तक ये आ चुके हैं। आपका मई 19 2023 को आपके जो 2000 के डिनोमिनेशन वाले नोट्स है उनको विड्रॉ कर लिया गया। 3.56 लाख रुपीस तक के नोट्स मार्केट में थे, जिसमें से 97.26% वापस आ चुके हैं। अभी भी आपका 2000 रुपए का बैंक नोट एक लीगल टेंडर है। चलो जी, बस आपका क्या कहते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेशन दिसंबर के मंथ का यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करने हैं तो आप एप्लीकेशन पे जाके, मेरे एप्लीकेशन में जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।